हेलो स्टूडेंट्स, वाईफाई स्काई के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड 12th का ऑब्जेक्टिव का पार्ट 7 देखेंगे और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे 2 क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को आज के इस पहले प्रश्न के साथ। तो आज का पहला प्रश्न है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है। आपसे इस सवाल में पूछा गया है कि निर्वात यानी कि जहां हवा नहीं होती है उस जगह की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है। तो आपको याद रखना है निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होती है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको पता होगा कि निर्वात को कभी कभी शून्य भी कहा जाता है और शून्य इसका आंसर भी है। तो आपको आसानी से याद हो गया होगा कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। तो चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच जो कोण का निर्माण होता है उसे कहा जाता है दिक्पात कोण। आप याद रखें, एक क्वेश्चन कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि दिक्पात कोण किसे कहा जाता है। तो दिक्पात कोण कहा जाता है चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बने कोण को। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि दिक्पात कोण किसे कहा जाता है तो आपको लिखना होगा चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन कोण का मान कितना होता है। तो विषुवत रेखा पर जो नमन कोण बनता है वो बनता है 0 डिग्री का, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको विषुवत रेखा समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस फिगर से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने एक पृथ्वी का फिगर ड्रॉ किया है, तो ये पूरा तो गोल नहीं हुआ, लेकिन आप मान लीजिए कि यह पृथ्वी है और इसके ठीक बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची होती है और इसी रेखा को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। कभी कभी इसको भूमध्य रेखा भी कह दिया जाता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहा जाता है। तो यही जो विषुवत रेखा आपको दिख रहा है, इसी जगह नमन कोण का मान होता है 0 डिग्री का। आपको याद रखना है कि विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है 0 डिग्री। यहाँ से 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनते हैं। अगर हम लोग ऊपर जाए, विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाए और इस जगह पहुँचे तो इस हिस्से को कहा जाता है उत्तरी ध्रुव। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो यहाँ जो मैंने गाढ़ा किया जाए उत्तरी ध्रुव, ठीक उसी प्रकार से विषुवत रेखा से अगर हम लोग नीचे आएँ तो नीचे इस स्थान को कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। तो अगर ध्रुव पर पूछ लिया जाए कि उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि उत्तरी ध्रुव पर भी 90 डिग्री का नमन कोण बनता है और दक्षिणी ध्रुव पर भी 90 डिग्री का नमन कोण बनता है। तो यहाँ से आपको 3 प्रश्न याद रखने हैं। विषुवत रेखा पर अगर नमन कोण पूछा जाए तब आंसर होगा 0 डिग्री। अगर उत्तरी ध्रुव पर पूछा जाए तब होगा 90 डिग्री। इसी प्रकार से अगर दक्षिण ध्रुव पर पूछा जाए तो भी आंसर कितना होगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होगा। आपको इसमें बताना है कि अगर हम उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाते हैं तो नमन कोण के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके पास 4 ऑप्शन है कि स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो मैंने अभी आपको फिगर में समझाया है कि यह यहाँ पर पृथ्वी का फिगर है और बीच में होता है विषुवत रेखा। और अभी मैंने आपको बताया कि उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का नमन कोण बनता है और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री का नमन कोण बनता है। तो आप ही बताइए कि जब उत्तरी ध्रुव से आप यहाँ पर विषुवत रेखा की ओर आइएगा तो नमन कोण का मान बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 90 डिग्री है तो निश्चित रूप से नीचे की ओर आएंगे तो घटेगा और घटते घटते 0 डिग्री होता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि घटता है। तो आप उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएं या फिर दक्षिण ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर, दोनों ही स्थिति में नमन कोण का मान क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो धरती के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री होता है। यहाँ पर चुंबकीय ध्रुव का मतलब होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है, तो इसमें से क्या सत्य है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देख रहे हैं कि 2012 में भी पूछा गया है और साथ ही साथ 2017 में भी पूछा गया है।
तो इसका आंसर होगा म्यू बड़ा है 1 से। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो होती है वो 1 से ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसका आंसर होगा कि म्यू बड़ा है 1 से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन पृथ्वी के चुंबकीय तत्व है? तो पृथ्वी के 3 चुंबकीय तत्व होते हैं, नमन कोण, दिक्पात तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो इसका आंसर होगा इनमें सभी। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी के 3 चुंबकीय तत्व है, इसका नाम है नमन कोण, दिक्पात तथा क्षैतिज घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है वेबर, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको याद रखना है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये होता है वेबर। एसआई मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1 नंबर के क्वेश्चन तो यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो किसी भी चीज़ का मैं आपको एसआई मात्रक बताऊंगा, आप उसे रट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? इसमें भी एसआई मात्रक पूछा गया है और आप देख रहे हैं कि 2010 और 2017 दोनों में पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखें ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ ए फॉर एम्पियर होगा और एम फॉर मीटर होगा। तो ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को 2 समान लंबाई के टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को आप 2 समान लंबाई के टुकड़े में तोड़िएगा तो यह m/2 हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप यहाँ पर याद रखें कि अगर आप 2 समान लंबाई में तोड़िएगा तो m/2 होगा। अगर आप इसको 3 भाग में तोड़ते तब आंसर होता m/3। अगर आप 4 भाग में तोड़ते तब आंसर होता m/4। तो एक क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि 2018 में पूछा गया है। अब बारी है पिछले वीडियो में पूछे गए सवाल की। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पहला सवाल पूछा था कि कैथोड किरणें हैं, तो जिन लोगों का आंसर है ऑप्शन नंबर डी उन लोगों का सही है। उसके बाद मैंने आपसे दूसरा सवाल पूछा था कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो एम्पियर घंटा मात्रक होता है आवेश का। तो जिन लोगों का आंसर इसका आवेश था उन लोगों का सही था। अब बारी है आज का सवाल का। आज मैं आपसे पहला सवाल पूछ रहा हूँ कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है? तो जो भी आपको आंसर लगता है आपको कमेंट करके बताना है। और आज का दूसरा सवाल है कि डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो डायनमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है ये आपको बताना है। तो इन दोनों सवालों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।